और ये अन्य सभी ज्ञान और साधनों से कैसे अलग है? सच्चा आत्मज्ञान वह अनुभव है जिसमें व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप को पहचानता है, इस जो अस्थायी और जटिल बुद्धि से परे होता है। यह ज्ञान अन्य साधनों से इसलिए अलग है क्योंकि यह सीधे अनुभव पर आधारित होता है और बाहरी ज्ञान या साधनों की आवश्यकता नहीं होती। सादगी, सहजता और पवित्रता का सिद्धांत आत्मज्ञान में कैसे योगदान करता है? सादगी, सहजता और पवित्रता आत्मज्ञान की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं क्योंकि ये गुण व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। ये मानसिक जटिलताओं को दूर करके आत्मा की शुद्धता को अनुभव करने में मदद करते हैं। मनुष्य की अस्थायी और स्थायी प्रवृत्तियों के बीच अंतर को कैसे समझा जा सकता है? अस्थायी प्रवृत्तियां जैसे कि भौतिक इच्छाएं और भावनाएं समय के साथ बदलती हैं, जबकि स्थायी प्रवृत्तियां जैसे आत्मा का अस्तित्व अनंत और अपरिवर्तनीय होती है। इन दोनों के बीच अंतर को समझने के लिए व्यक्ति को अपनी अस्थायी इच्छाओं से परे जाकर स्थायी सत्य की पहचान करनी होती है। अनंतता और शांति के अस्तित्व को समझने के लिए क्या आवश्यक है? अनंतता और शांति को समझने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी अस्थायी बुद्धि और बाहरी दुनिया की सीमाओं से परे जाए और अपनी अंतर्दृष्टि और अनुभव पर ध्यान केंद्रित करे। क्या साधना, भक्ति या ध्यान के बिना भी आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? हाँ, आत्मज्ञान साधना, भक्ति या ध्यान के बिना भी प्राप्त किया जा सकता है। यह ज्ञान सीधे अनुभव पर आधारित है और इसे किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं होती। आत्मज्ञान के लिए केवल सादगी और सहजता का पालन कैसे किया जा सकता है और यह अन्य जटिल तरीकों की तुलना में अधिक प्रभावी क्यों है? आत्मज्ञान के लिए सादगी और सहजता का पालन करने से व्यक्ति जटिल विचारों और बाहरी संसाधनों से मुक्त होकर अपने अंतर्निहित सत्य को पहचान सकता है। यह दृष्टिकोण जटिल तरीकों की तुलना में अधिक प्रभावी है क्योंकि यह सीधे अनुभव पर आधारित है और मानसिक अड़चनों को दूर करता है। 7 मन और बुद्धि के बीच के अंतर को कैसे समझा जा सकता है और यह आत्मज्ञान में कैसे योगदान करता है? मन भावनात्मक और अस्थायी विचारों को संभालता है जबकि बुद्धि जटिल विश्लेषण और तर्क करती है। आत्मज्ञान में व्यक्ति को इन दोनों से परे जाकर स्थायी स्वरूप की पहचान करनी होती है जो कि अंतर्दृष्टि और अनुभव पर निर्भर होती है। सच्चे आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद जीवन में बदलाव क्या होते हैं? सच्चे आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद जीवन में बदलाव होते हैं जैसे कि मानसिक शांति, स्थिरता और अस्थायी इच्छाओं से मुक्ति। व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखता है। 9 अस्थायी और स्थायी सुख और शांति के अनुभवों के बीच अंतर कैसे किया जा सकता है? अस्थायी सुख और शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, जबकि स्थायी सुख और शांति आंतरिक सत्य की पहचान पर आधारित होते हैं। स्थायी शांति और सुख अंतर्दृष्टि से प्राप्त होते हैं जो अस्थायी भावनाओं से परे होते हैं। आपके अनुसार शांति और स्थिरता का वास्तविक अनुभव कैसे किया जा सकता है? शांति और स्थिरता का वास्तविक अनुभव आत्मज्ञान के माध्यम से किया जा सकता है, जिसमें व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप को पहचानता है और बाहरी घटनाओं और मानसिक जटिलताओं से परे जाता है। आपके अनुसार वास्तविकता का क्या स्वरूप है और इसे कैसे समझा जा सकता है? वास्तविकता का स्वरूप स्थायी और अपरिवर्तनीय है, जो अस्थायी विचारों और भौतिक घटनाओं से परे होता है। इसे समझने के लिए व्यक्ति को अपनी जटिल बुद्धि और बाहरी धारणा से परे जाकर अंतर्दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करना होता है। कैसे एक व्यक्ति अपने आत्मज्ञान को दैनिक जीवन में लागू कर सकता है? आत्मज्ञान को दैनिक जीवन में लागू करने के लिए व्यक्ति को अपने अनुभव और अंतर्दृष्टि को दैनिक गतिविधियों में शामिल करना होता है। यह समझ को व्यवहार में लाने और अस्थायी इच्छाओं और बाहरी प्रभावों से मुक्त रहने से संभव होता है। आपके दृष्टिकोण से मनुष्य की सामान्य मानसिक अवस्थाएं और उनकी सीमाएं क्या हैं? सामान्य मानसिक अवस्थाएं जैसे कि चिंता, तनाव और इच्छाएं अस्थायी और जटिल होती हैं। ये सीमाएं व्यक्ति को स्थायी सत्य की पहचान में बाधित कर सकती हैं। क्या आपकी दृष्टि में किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक पद्धति का आत्मज्ञान पर कोई प्रभाव पड़ता है? आपकी दृष्टि के अनुसार आत्मज्ञान धार्मिक या सांस्कृतिक पद्धतियों पर निर्भर नहीं है। यह व्यक्तिगत अनुभव और अंतर्दृष्टि पर आधारित होता है जो किसी भी बाहरी पद्धति से स्वतंत्र होता है।
आपके सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति के लिए अपनी स्थायी प्रकृति को पहचानना क्यों महत्वपूर्ण है? स्थायी प्रकृति को पहचानना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये व्यक्ति को अस्थायी इच्छाओं और बाहरी प्रभावों से परे जाकर अपने सच्चे स्वरूप को समझने में मदद करता है, जिससे स्थायी शांति और संतोष प्राप्त होता है। सिस्ट, आपके अनुसार आत्मज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? आत्मज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती अस्थायी जटिलताओं और बाहरी प्रभावों से मुक्त होना है। व्यक्ति को अपनी मानसिक सीमाओं और बाहरी धारणाओं से परे जाकर स्थायी सत्य की पहचान करनी होती है। स्थायी आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद व्यक्ति की भावनात्मक और मानसिक स्थिति में क्या बदलाव होते हैं? स्थायी आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद व्यक्ति की भावनात्मक और मानसिक स्थिति में स्थिरता, शांति और संतोष का अनुभव होता है। अस्थायी इच्छाएं और चिंता कम हो जाती है और व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव करता है। आत्मज्ञान के अनुभव को सटीक और स्थायी रूप से कैसे समझा जा सकता है? आत्मज्ञान के अनुभव को सटीक और स्थायी रूप से समझने के लिए व्यक्ति को अपने अनुभव पर ध्यान केंद्रित करना होता है और बाहरी विचारों और जटिलताओं से मुक्त रहना होता है। 9. आत्मज्ञान की प्राप्ति में एक व्यक्ति की स्वयं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है? आत्मज्ञान की प्राप्ति में व्यक्ति की स्वयं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह अनुभव व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि और समझ पर आधारित होता है। बाहरी साधनों की तुलना में आत्म प्रेरणा और अंतर्दृष्टि अधिक महत्वपूर्ण होती है। वेंसी, क्या आपके अनुसार बाहरी परिस्थितियों का आत्मज्ञान पर कोई असर पड़ता है? आपके अनुसार बाहरी परिस्थितियां आत्मज्ञान पर प्रभाव डाल सकती हैं, लेकिन आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को बाहरी परिस्थितियों से परे जाकर अपनी आंतरिक स्थिति और अनुभव पर ध्यान केंद्रित करना होता है। व्यक्तिगत आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद एक व्यक्ति को किस प्रकार के मानसिक और भावनात्मक बदलाव अनुभव हो सकते हैं? आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक स्थिरता, शांति और संतोष अनुभव हो सकते हैं। अस्थायी भावनाएं और चिंताएं कम हो जाती हैं और व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को अनुभव करता है। सच्चे आत्मज्ञान की प्रक्रिया में समय और अनुभव का क्या स्थान होता है? सच्चे आत्मज्ञान की प्रक्रिया में समय और अनुभव का स्थान सीमित होता है। ये अनुभव सीधे अंतर्दृष्टि और समझ पर आधारित होता है और बाहरी समय और अनुभव की अपेक्षा नहीं करता। आपके अनुसार आत्मज्ञान के प्रति समाज का दृष्टिकोण और उसके पूर्वाग्रहों को कैसे समझा जा सकता है? समाज का दृष्टिकोण और पूर्वाग्रह आत्मज्ञान की प्रक्रिया को जटिल और बाहरी साधनों पर निर्भर मान सकते हैं। इसे समझने के लिए व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत अनुभव और अंतर्दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करना होता है। आपके दृष्टिकोण से आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे सरल और प्रभावी तरीका क्या हो सकता है? आपके दृष्टिकोण से आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे सरल और प्रभावी तरीका सादगी और सहजता का पालन करना है। यह व्यक्ति को मानसिक जटिलताओं और बाहरी धारणाओं से मुक्त करके स्थायी सत्य की पहचान में मदद करता है। कैसे आत्मज्ञान की प्राप्ति व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य और अर्थ को बदल सकती है? जीवन का उद्देश्य और अर्थ बदल सकते हैं क्योंकि वे अपने स्थायी स्वरूप को पहचानते हैं। इससे जीवन के अस्थायी लक्ष्यों और इच्छाओं की प्राथमिकता कम हो जाती है और व्यक्ति को एक स्थायी शांति और संतोष का अनुभव होता है। 6. क्या आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति को कोई विशेष कार्य या जिम्मेदारी मिलती है? आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति को कोई विशेष कार्य या जिम्मेदारी नहीं मिलती, लेकिन वे अपनी स्थिति के अनुसार और दूसरों की भलाई के लिए स्वाभाविक रूप से योगदान करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। आपके सिद्धांत के अनुसार स्थायी आत्मज्ञान को बनाए रखने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? स्थायी आत्मज्ञान को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को सादगी, सहजता और मानसिक शांति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बाहरी जटिलताओं और मानसिक अवरोधों से बचने के लिए नियमित आत्मनिरीक्षण और अंतर्दृष्टि पर ध्यान देना चाहिए। आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद व्यक्ति के संबंधों में क्या परिवर्तन हो सकते हैं? आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद व्यक्ति के संबंधों में संवेदनशीलता,
समझदारी और शांति का अनुभव बढ़ सकता है। वे संबंधों में कम अपेक्षाएं और अधिक प्रेम और समर्थन का अनुभव कर सकते हैं। आत्मज्ञान के लिए क्या विशेष प्रकार की मानसिक तैयारी की आवश्यकता होती है? आत्मज्ञान के लिए मानसिक तैयारी में जटिल विचारों और बाहरी प्रभावों से परे जाने की तैयारी शामिल होती है। व्यक्ति को अपनी मानसिक अवस्थाओं को समझने और साधारणता और सहजता को अपनाने की आवश्यकता होती है। जी, क्या आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति की नैतिकता और मूल्यों में कोई परिवर्तन आता है? आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति की नैतिकता और मूल्यों में बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि वे अपने स्थायी स्वरूप को पहचानते हैं और अपने कार्यों और व्यवहार में अधिक शुद्धता और सादगी की ओर अग्रसर होते हैं। स्टीवन, आपके दृष्टिकोण से आत्मज्ञान के अनुभव को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या हो सकता है? आत्मज्ञान के अनुभव को व्यक्त करने के लिए सरलता और सहजता से भरे शब्दों का उपयोग करना सबसे उपयुक्त हो सकता है। यह अनुभव व्यक्तिगत होता है और इसे जटिल या बाहरी शब्दों के बिना व्यक्त किया जा सकता है। सच्चे आत्मज्ञान के अनुभव को अन्य लोगों के साथ साझा करने में क्या चुनौतियां हो सकती हैं? सच्चे आत्मज्ञान के अनुभव को साझा करने में चुनौतियां हो सकती हैं, क्योंकि यह व्यक्तिगत और आंतरिक अनुभव होता है जिसे शब्दों या बाहरी संकेतों के माध्यम से पूरी तरह से व्यक्त करना कठिन हो सकता है। 3. आत्मा की प्राप्ति के बाद व्यक्ति की मानसिक स्थिरता और संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? मानसिक स्थिरता और संतुलन बनाए रखने के लिए नियमित आत्मनिरीक्षण, सादगी और सहजता पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है। बाहरी अस्थिरताओं से प्रभावित न होने की आदत डालनी चाहिए। क्या आत्मज्ञान की प्राप्ति में किसी भी बाहरी सहायता या मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है? आत्मज्ञान की प्राप्ति में बाहरी सहायता या मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन बाहरी संदर्भ और संवाद व्यक्ति को अपनी प्रक्रिया में स्पष्टता और समझ प्रदान कर सकते हैं। आपके सिद्धांत के अनुसार स्थायी आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास का क्या महत्व है? स्थायी आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयास अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये अंतर्दृष्टि और व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। सामूहिक प्रयास सहायक हो सकते हैं, लेकिन अंततः आत्मज्ञान व्यक्तिगत यात्रा होती है। 36. क्या आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति की जीवन शैली में किसी विशेष प्रकार के बदलाव की आवश्यकता होती है? आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद जीवन शैली में बदलाव हो सकते हैं, जैसे कि सादगी और सहजता को अपनाना। व्यक्ति की प्राथमिकताएं और दृष्टिकोण भी बदल सकते हैं, जिससे जीवन शैली में परिवर्तन आ सकता है। इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपने सिद्धांत को और भी गहराई से और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं, जो उन्हें समस्याओं को एक नए दृष्टिकोण से देखने और उनका समाधान निकालने में मदद करती है। कि आत्मज्ञान की प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति के व्यक्तिगत विश्वासों और धारणाओं में क्या परिवर्तन होते हैं? आत्मज्ञान की प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति के व्यक्तिगत विश्वासों और धारणाओं में बदलाव हो सकते हैं। व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप को समझते हुए अस्थायी और भ्रमपूर्ण विश्वासों को छोड़ देता है और जीवन को एक नई दृष्टि से देखता है। क्या आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता में कोई विशेष बदलाव आता है? आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता में बदलाव आ सकता है। निर्णय अधिक समझदारी, शांति और तटस्थता से लिए जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति अस्थायी इच्छाओं और पूर्वाग्रहों से मुक्त होता है। हेमिपति सर, आपके अनुसार आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद व्यक्ति को किसी प्रकार की आध्यात्मिक या जीवन शैली के बदलाव की आवश्यकता होती है? आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद व्यक्ति की आध्यात्मिक या जीवन शैली में बदलाव स्वाभाविक रूप से होते हैं। व्यक्ति अधिक सादगी और सहजता को अपनाता है और जीवन को एक स्थायी और शांतिपूर्ण दृष्टिकोण से जीता है। आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति की सामाजिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को कैसे संतुलित किया जा सकता है? आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति अपनी सामाजिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को संतुलित करने में सक्षम होता है। वे अपने स्थायी स्वरूप को पहचानते हुए जिम्मेदारियों को शांति और समझदारी के साथ निभाते हैं। आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति के आत्मसंवेदनशीलता और आत्मसमर्पण में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं?
आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद आत्मसंवेदनशीलता और आत्मसमर्पण में वृद्धि होती है। व्यक्ति दूसरों के प्रति अधिक समझदारी और संवेदनशीलता दिखाते हैं और अपने कर्मों में अधिक ईमानदारी और निष्ठा दिखाते हैं। NP9 आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या किसी विशेष मानसिक अवस्था या ध्यान की आवश्यकता होती है? आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए किसी विशेष मानसिक अवस्था या ध्यान की आवश्यकता नहीं होती। ये एक आंतरिक जागरूकता और अनुभव है जो सहजता और सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने के लिए कौन-कौन से उपाय किए जा सकते हैं? स्थिरता और संतुलन बनाए रखने के लिए व्यक्ति को नियमित आत्मनिरीक्षण, मानसिक स्पष्टता और सादगी को अपनाना चाहिए। बाहरी जटिलताओं और मानसिक अवरोधों से दूर रहना महत्वपूर्ण होता है। 61 आत्मज्ञान के अनुभव को समझने और अपनाने में किसी भी प्रकार की सांस्कृतिक या सामाजिक बाधाएं आ सकती है। आत्मज्ञान के अनुभव को समझने और अपनाने में सांस्कृतिक या सामाजिक बाधाएं आ सकती है, क्योंकि विभिन्न संस्कृतियां और समाज आत्मज्ञान की अवधारणाओं को विभिन्न तरीकों से देख सकते हैं। हालांकि व्यक्ति की आंतरिक समझ और अनुभव इन बाधाओं को पार कर सकते हैं। 62 आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद एक व्यक्ति की सोच और दृष्टिकोण में क्या मौलिक परिवर्तन होते हैं? आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद सोच और दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन होते हैं। व्यक्ति अस्थायी और भ्रमपूर्ण विचारों से मुक्त होकर स्थायी और सच्ची वास्तविकता की ओर अग्रसर होता है, आज जिससे जीवन की प्राथमिकताएं और उद्देश्य बदल जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपके सिद्धांत के प्रति नई दृष्टि प्राप्त होती है। आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति दृष्टि अधिक संतुलित और स्पष्ट होती है। मानसिक शांति और संतुलन शारीरिक स्वास्थ्य को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। 64 आत्मज्ञान की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के ध्यान। आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति की शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति दृष्टि स्पष्ट होती है और स्पष्ट होती। मानसिक शांति और संतुलन शारीरिक स्वास्थ्य को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। आत्मज्ञान की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के ध्यान या साधना के विभिन्न तरीकों की क्या भूमिका होती है? आत्मज्ञान की प्रक्रिया में ध्यान और साधना का उपयोग आंतरिक स्पष्टता और मानसिक शांति प्राप्ति के लिए किया जा सकता है, लेकिन ये केवल सहायक उपकरण होते हैं। आत्मज्ञान अंततः आंतरिक अनुभव और समझ पर निर्भर करता है। 65 आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति के सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में किस प्रकार के नैतिक बदलाव आ सकते हैं? आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद नैतिक बदलाव स्वाभाविक रूप से होते हैं। व्यक्ति अधिक ईमानदार, दयालु और संवेदनशील बन सकता है। वे अपने कार्यों और निर्णयों में अधिक समझदारी और नैतिकता का पालन करते हैं। 66 आत्मज्ञान के अनुभव को स्थिर और निरंतर बनाए रखने के लिए किन मानसिक और भावनात्मक तकनीकों को अपनाया जा सकता है? आत्मज्ञान के अनुभव को स्थिर और निरंतर बनाए रखने के लिए व्यक्ति को नियमित आत्मनिरीक्षण, मानसिक संतुलन और भावनात्मक स्पष्टता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साधारणता और सहजता को जीवन का हिस्सा बनाना महत्वपूर्ण है। क्या आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति की आंतरिक शांति और स्थिरता को बनाए रखने में किसी बाहरी समर्थन की आवश्यकता होती है? आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति की आंतरिक शांति और स्थिरता आंतरिक पर आधारित होती है। बाहरी संबंध सहायक हो सकता है, लेकिन आत्मज्ञान की स्थिरता व्यक्ति की अपनी आंतरिक समझ और अनुभव निर्भर होती है। 68 आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति के जीवन में समग्रता और एकता की भावना को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? समग्रता और एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए व्यक्ति को अपने विचारों, कर्मों और अनुभवों को एकात्मता और एकता की दृष्टि से देखना चाहिए। यह मानसिक स्पष्टता और आंतरिक समझ के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। 69 आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद व्यक्ति को व्यक्तिगत और सामाजिक चुनौतियों का सामना करने के लिए कौन-कौन सी मानसिक क्षमताएं विकसित करनी होती हैं? आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति को मानसिक क्षमता जैसे कि समर्पण, धैर्य और समझदारी को विकसित करना होता है। ये क्षमताएं व्यक्ति को व्यक्तिगत और सामाजिक चुनौतियों का सामना करने में मदद करती हैं।
क्या आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति को अपनी पूर्व की आदतों और व्यवहारों में बदलाव लाने की आवश्यकता होती है? आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति को अपनी पूर्व की आदतों और व्यवहारों में बदलाव लाना आवश्यक हो सकता है। ये बदलाव जीवन को अधिक संतुलित और समझदारी से जीने के लिए किए जाते हैं। आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति की जीवन शैली में कोई विशेष प्रकार के परिवर्तनों की आवश्यकता होती है, और यदि हाँ, तो कौन से? आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति की जीवन शैली में सादगी, सहजता और आंतरिक शांति को प्राथमिकता दी जाती है। ये बाहरी भौतिकताओं और मानसिक जटिलताओं से दूर रहकर जीवन जीने की ओर ले जाता है। आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति के आत्म संवेदनशीलता और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता में क्या बदलाव आते हैं? आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद आत्म संवेदनशीलता और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि होती है। व्यक्ति दूसरों की भावनाओं और स्थितियों को बेहतर समझने और उनके साथ सहानुभूति दिखाने में सक्षम होता है। क्या आत्मज्ञान प्राप्ति के दौरान किसी प्रकार के मानसिक अवरोधों का सामना करना पड़ता है और उन्हें कैसे पार किया जा सकता है? आत्मज्ञान प्राप्ति के दौरान मानसिक अवरोधों का सामना किया जा सकता है, जैसे कि संदेह, डर और पूर्वाग्रह। इन्हें पार करने के लिए नियमित आत्मनिरीक्षण, मानसिक स्पष्टता और धैर्य की आवश्यकता होती है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद जीवन में लक्ष्यों और उद्देश्य को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता होती है या नहीं? आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद जीवन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता हो सकती है। व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप की समझ के आधार पर जीवन के अर्थ और प्राथमिकताओं को पुनर्दृष्टि में लाता है। आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति की विश्व दृष्टि और जीवन की प्राथमिकताएं किस प्रकार से बदलती हैं? आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति की विश्व दृष्टि और जीवन की प्राथमिकताएं स्थायी और आंतरिक संतोष की ओर बदल जाती हैं। व्यक्ति अस्थायी महत्वाकांक्षाओं और भौतिक आकर्षणों से ऊपर उठकर जीवन के सच्चे उद्देश्य को पहचानता है। क्या आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति को किसी प्रकार की नई शिक्षा या प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है? आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद नई शिक्षा या प्रशिक्षण की आवश्यकता सामान्यतः कम होती है, क्योंकि व्यक्ति अपने आंतरिक अनुभव और समझ के आधार पर जीवन को नए तरीके से देखने और जीने की क्षमता प्राप्त करता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद व्यक्ति की सामाजिक और व्यक्तिगत पहचान में किस प्रकार के परिवर्तन आ सकते हैं? आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद व्यक्ति की सामाजिक और व्यक्तिगत पहचान में परिवर्तन हो सकते हैं। व्यक्ति अधिक समझदार, संतुलित और वास्तविकता से जुड़ा हुआ महसूस कर सकता है, जिससे उनकी पहचान और संबंधों में बदलाव आता है। आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति के अस्तित्व और जीवन के उद्देश्य पर कौन-कौन से नए दृष्टिकोण विकसित हो सकते हैं? आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति के अस्तित्व और जीवन के उद्देश्य पर नए दृष्टिकोण विकसित हो सकते हैं, जैसे कि जीवन की अस्थायीता की बजाय स्थायी और सच्ची वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करना। यह उद्देश्य और मूल्य की नई समझ की ओर ले जाता है। इन प्रश्नों के उत्तर आपके सिद्धांत की गहराई को और